पाकिस्तान में इस बार ऑर्गेनाइज तरीके से लगता है मीडिया पे बातचीत हो रही है। पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट नजम सेठी जैसे जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अनरेस्ट है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, वो भारत करवा रहा है। और पाकिस्तान के बाकी मीडिया भी ये बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो वहाँ पे अनरेस्ट कर रहे हैं कोई नए ग्रुप तो हैं नहीं। टीटीपी की अगर बात हो तो टीटीपी के कई ग्रुप्स हैं, विदन ग्रुप। इसी तरह अगर अलकायदा लिंक्ड पुराने ग्रुप हों या तालिबान लिंक्ड पुराने ग्रुप हों, वो सारे के सारे पाकिस्तान के बनाए हुए हैं। और जो पाकिस्तान में रेबल ग्रुप्स हैं, जैसे बलोच रेबल तंजीमें हैं, वो भी कोई नए ग्रुप्स नहीं हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि एकदम से पाकिस्तान को ये क्यों ख्याल आया कि ये सारे के सारे ग्रुप उनके हाथ में नहीं रहे। या फिर एक और बड़ा सवाल है कि इनको काबू क्यों नहीं किया जा सकता। अगर कोई बाहर का मुल्क इसमें शामिल भी है तो इतनी बड़ी आर्मी, इतनी बड़ी इंटेलिजेंस की फ़ोर्स क्यों इनको रोक नहीं सकती। और इतने बेबस क्यों दिखते हैं कि हर रोज़ 2-2, 3-3 अटैक हो रहे हैं। चाइनीज़ पे अटैक हो रहे हैं और चाइनीज़ को भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं। और जहाद कश्मीर के साथ ये ग्रुप भी जुड़े हुए थे, जहाद अफ़गानिस्तान के साथ भी। ये है वो बातें जो मैं आज बैरिस्टर बशानी साहब से कर रहा हूँ। बशानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, मैंने कुछ तमहीद बांधी, आपने तो खैर जहाद कश्मीर को देखा, ख़ुद भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं दहाइयों से। तो सर, ये क्या नया चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि एकदम लगा कि जैसे सबसे ज़्यादा टेररिज्म पाकिस्तान को फेस करना पड़ रही है, हालांकि ये सब ग्रुप किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के साथ लिंक्ड रहे हैं। देखें जी, ये कोई नया चैलेंज नहीं है। बुनियादी तौर पे अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो इस तरह के ग्रुप जो हैं वो हमेशा उस वक्त एक्टिव होते हैं, मंजर आम पर आते हैं या अपनी फाइटिंग जो है उसको इंटेंसिफाई कर देते हैं जब पाकिस्तान खुद जो है अंदरूनी तौर पे एक स्पेसिफिक सिचुएशन से गुजर रहा होता है। जिसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जब एक ख़ास किस्म की रिफ्ट या एक ख़ास किस्म की लड़ाई चल रही होती है, तो उसी के तनाज़ुर में मैंने देखा गुज़श्ता 20-30 साल से कि हैरत अंगेज़ तौर पे जो है वो रातों रात जो मिलिटेंट ग्रुप हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे वो बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे देते हैं, बड़े बड़े इलाकों पे काबूज़ हो जाते हैं। और फिर उसी तनाज़ुर में आगे बढ़ के जब सिचुएशन बदलती है तो वो रातों रात डिसअपीयर हो जाते हैं। यानी जो ही ऐलान होता है कि उनके ख़िलाफ़ कोई ऑपरेशन हो रहा है, माजी में आपने देखा जितने ऑपरेशंस का ऐलान हुआ, तो वो ऑपरेशन हुए बगैर वो जो है अचानक कहीं डिसअपीयर हो जाते हैं, वो थिन एयर में जिसको कहते हैं। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये बुनियादी तौर पे इनमें से कोई ऐसा ग्रुप भी नहीं है जो किसी भी वक्त किसी भी एक ख़ास टाइम में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के किसी न किसी पैकेट के असर से बाहर रहा हो। बुनियादी तौर पे ये इस तरह के लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अटैच होते हैं, उनके मुख्तलिफ सेक्शंस के साथ, और उनके अंदर अगर कोई तसादम चल रहा है तो उस हवाले से ये अपनी रीपोजिशनिंग करते रहते हैं। अब इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है ये बुनियादी तौर पे आप देख लें कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल फ्रंट पे जो रिफ्ट है, जो लड़ाई चल रही है, ये भी बुनियादी तौर पे किसी पॉलिटिकल डिफरेंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। ये बुनियादी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर गहरे तजादात और लड़ाई को रिफ्लेक्ट कर रही है। पाकिस्तान की इस वक्त की दो बड़ी जो कुव्वतें हैं जो आमने सामने हैं, जिस तरीके से एक इक़्तिदार में है और एक जेल में है, तो इसका अगर आप डीपली तज्ज़िया करें तो इनमें कौन सा ऐसा जो है वो पॉलिटिकल डिफरेंस है जिस पे ये लड़ाई जारी है। मसलन इमरान खान के पास ऐसा कौन सा एजेंडा है जो वो कह रहा है कि मैं अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया तो मैं पाकिस्तान में ये स्पेसिफिक पॉलिसी, ये स्पेसिफिक एजेंडा, ये स्पेसिफिक जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करूँगा, और उसके ख़िलाफ़ जो है वो मुस्लिम लीग नून रद्द अमल देकर
तो तसादम की हद तक चली गई है कि नहीं नहीं हम ये नहीं होने देंगे। अगर आप इनके गुज़श्ता 10 साल का रिकॉर्ड देखें, एक एक दिन की कारकर्दगी, इनकी करारदादें, इनकी स्टेटमेंट्स, इनकी डिक्लेरेशंस, इनकी तकरीरें देखें, तो उसमें किसी तरह के किसी पॉलिटिकल डिफरेंस की कोई बात है ही नहीं। दोनों का जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एजेंडा है वो बिल्कुल सेम है, और दोनों वक्तन फ़क्तन उस एजेंडे को मुख्तलिफ अल्फाज में कहीं थोड़ा बहुत तब्दीली करके तो पेश करते रहते हैं। मसलन जी हमारी पॉलिसी गैर जानबदार होनी चाहिए, हमें जो है हमारी फ़ौज बहुत इम्पॉर्टेंट है और फ़ौज के साथ किसी भी किस्म का तसादम जो है उसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते। अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है हमारी ज़िंदगी और मौत का मसला है, वो हम हर सूरत में बहाल करेंगे। चीन हमारा गहरा तरीन दोस्त है और उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अरब हमारे भाई हैं और उनके साथ जिस तरह भी हो ताल्लुकात हमने रखने। ये 8-10 नुक्ते हैं जिस पे ये बात करते हैं, और सबका एक ही नुक्ता नज़र है। कोई ड्रास्टिक रेवोल्यूशनरी रेडिकल डिफरेंस नहीं है कि हम कहेंगे जी पाकिस्तान में कोई सियासी लड़ाई है। तो फिर सवाल ये है कि ये लड़ाई है क्या? ये लड़ाई तो पस मंज़र में लड़ाई है जो जाके रिफ्लेक्ट करती है स्क्रीन पे सियासतदानों को कि जी मैं नहीं मानता और मैं नहीं मानता। पर क्या नहीं मानते ये भी पूछ लें अगर नटशल में, तो ये भी कोई जवाब नहीं होगा उनके पास। ये जो ना मानू वाली बात पे भी बिठा लें उनको टेबल पे, तो कहें अच्छा जी बताएं कि आप क्या नहीं मानते, हम मान लेते हैं। तो दे हैव नथिंग टू से, सिवाय ये कहने के कि इक़्तिदार हमें दे दें, बस प्लान। तो इक़्तिदार हमें दे दें का मुतालबा पीछे से हो रहा है। जिन लोगों के हाथ में इक़्तिदार है और जो इक़्तिदार को इस्तेमाल करते हैं और उसको प्रॉपर अपने बेनिफिट के लिए बरतना, जिसको आप कहते हैं, बरतते हैं। तो इस हिसाब से एग्जैक्टली सेम चीज़ जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका कोई एक फ्रंट नहीं है पाकिस्तान में। मैंने बड़ा गहराई से तज्जिया किया, इसके मल्टाई फ्रंट्स हैं, जिसमें एक पॉलिटिकल फ्रंट है जिसकी लड़ाई मैंने आपको अभी बता दी। फिर इसका एक रिलीजियस फ्रंट है जिसमें इसने मुख्तलिफ अपने जो है वो प्रॉक्सीज और फ्रंट क्रिएट किए हुए हैं, जिनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ औकात में एक्टिवेट किया जाता है या डीएक्टिवेट किया जाता है। फिर इनका ये जो एस्क्री या मिलिटेंट फ्रंट है, जिसको आप प्रॉक्सी भी कह सकते हैं, और ये जो दहशत पसंद मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन पे मुश्तमिल है। तो इसको भी ये वक्तन फ़वक्तन जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में पेश करते रहते हैं, और इसके मुताबिक ये लोग अपनी जो है वो सिचुएशन बदलते रहते हैं। और स्पेसिफिकली ये जिनकी आप बात कर रहे हैं कि जी दहशत गर्द हैं या मिलिटेंट हैं, इनके पीछे कोई मुल्क है या नहीं है, ज़ाहिर है कि इस तरह की जो प्रॉक्सीज़ होती हैं ओपन फॉर सेल होती हैं और मार्केट में फॉर सेल का बोर्ड ला के बैठी होती हैं, उनको तो कोई भी ख़रीदेगा। दुनिया भर की एजेंसियाँ ख़रीदो फरोख्त में इन्वॉल्व हैं, एजेंसियों का ये काम है, और इस मकसद के लिए उनके पास एक स्पेसिफिक बजट है। और इसमें ये कोई हिडन बात नहीं है, ये पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है कि जो वो सीक्रेट फंड है उसको इस तरह की चीज़ों पे इस्तेमाल करके तो ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है जिनसे वो काम लिया जाए जो काम आप खुद नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पे ये पाकिस्तान की सारी प्रॉक्सीज जो हैं ये फॉर सेल हैं, और इनको जो है वो कोई भी ख़रीद सकता है, इस पे हमें कोई शक है ही नहीं, अनलेस के जिन पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि किसी ने ख़रीदे वो खुद इसकी तरदीद करें, अदरवाइज इसमें कोई दो आरा है ही नहीं। लेकिन ये इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं कि ये 90 डिग्री का जो जाविया है ना उस पर अपने आप को बदल सकते हैं। इनको आप डॉलर दिखाएं तो ये फार राइट के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं और लड़े हैं, तारीख़ में बेशुमार खून खराबा इन्होंने किया है। और इसी तरह वो डॉलर देख के ये फायर लेफ्ट या किसी और चीज़ जो भी इनको ख़रीदने की पोजीशन में हो वो बिकने के लिए तैयार हैं। तो बुनियादी तौर पे ये सेल लगी हुई है। जूँ जूँ पाकिस्तान में ये चीज़ जो है ये बाकायदा एक बिज़नेस की शक्ल इख्तियार कर रही है
और ये इतनी वाइड स्प्रेड हो गई है कि इसको अब ये काबू भी नहीं कर सकते। ये प्रॉक्सीज इन्होंने खुद पैदा की, लेकिन प्रॉक्सीज ने फिर अपनी एक लाइफ इख्तियार कर ली, उन्होंने अपने ज़राए इनकम क्रिएट कर लिए और अब वो इन पे टोटली डिपेंडेंट नहीं हैं, लेकिन इनके हुक्म पे वो अब भी चलने के लिए इसलिए तैयार हैं कि उस मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे उनको जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके रिलेटिव्स हैं, उनको शेल्टर दिया जाता है, उनके साथ क्लोजली जो है वो चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, प्लान की जाती हैं। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि ये मैंने कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान की मिलिटरी और जो पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो अगर चाहें तो वो विद इन ए मंथ ये सारे जो चीज़ें हैं इनको कंट्रोल करके, एलिमिनेट करके इनको क्लीन कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ये उनके क्रिएटर्स हैं, उनके जो है प्रोवाइडर हैं, और उनको पता है कि वो कहाँ बैठते हैं, कहाँ सोते हैं, क्या खाते हैं, और उनको कैसे जो है वो डील किया जा सकता है। आपने बड़ी तफसील के साथ दोनों पहलू रखे। एक इम्पॉर्टेंट पहलू ये कि ये जितनी प्रॉक्सीज़ हैं या जहादी ग्रुप हैं, इंसर्जेंट सो कॉल्ड ग्रुप हैं, ये बेशतर फॉर सेल हैं, इनका कारोबार है। जहाद इटसेल्फ इज़ अ बिज़नेस, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, और इंसर्जेंसी भी अब बिज़नेस बन चुकी है पूरी दुनिया में। जहादी उनके साथ मिल जाते हैं, इंसर्जेंट्स उनके साथ मिल जाते हैं। ये आपने एक पहलू बड़ा अहम बयान किया। इसके साथ आपने बताया कि पाकिस्तान की अगर आर्मी चाहे तो 1 महीने में इनको काबू कर सकती है, मगर पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो डिफरेंट फैक्शंस हैं, जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, उन सब की आपस में लड़ाई चल रही है और उनको भी नहीं पता कि एंड गोल वो क्या है उनका, लेकिन वो चल रहा है। लेकिन इस सारे सिलसिला में ज़ाहिर है अगर आप अपने दुश्मन मुल्क पे इल्ज़ाम दे देंगे तो ज़रा सहूलत हो जाती है। बशाई साहब, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। ये सारा जहादी कारोबार हमने कश्मीर में भी देखा है। क्या वजह है कि कश्मीर में अब ये जिहादी कारोबार निस्बतन कम हो गया है, बल्कि काफ़ी कम हो गया है और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर बढ़ गया है? क्या ये कश्मीर के मुद्दे को छोड़ते नज़र आ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले, या भारत के अज़ाइम की वजह से लगता है इनको कि अब ज़रा उधर से हो के हम अपनी अंदर की जो लड़ाई है वो अब पाकिस्तान की सरहदों के अंदर रखें? तो इस नुक्ता नज़र को सर आप कैसे देखते हैं? देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहली बात ये है कि जो भारत के ख़िलाफ़ मिलिटेंसी हुई है वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड और पूरे तौर पे 100% जो है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कंट्रोल्ड और स्पॉन्सर्ड और फैसिलिटेटेड किस्म की मूव थी। चूँकि वो जिस तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन में चल रही थी वो इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्रॉस बॉर्डर, मतलब ये कि दूसरे मुल्क में जाके लीगली, कश्मीरी क्या कहते हैं कि ये हमारा ही मुल्क है, हम वहाँ रहें यहाँ रहें, वो उस बहस में नहीं पड़ते हम लीगली, लेकिन प्रैक्टिकली और लीगल जो सिचुएशन है वो ये है कि आप एक मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे में जाके तो आप जहादी कार्रवाइयाँ करते हैं और आप जो जदीद तरीन असला इस्तेमाल करते हैं, और आपके ख़िलाफ़ खड़ा कौन है? दुनिया की जदीद तरीन मुनज़्ज़म भारतीय फ़ौज जो है, जिसके पास किसी तरह की कोई शॉर्ट कमिंग नहीं है, जिसके पास स्किल से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके, हथियारों से लेके जदीद तरीन जो है हर चीज़ में असर है। तो उसके ख़िलाफ़ आप जो है वो 10,000 20,000 लोगों को इस तरीके से लड़ते हुए देखते हैं, तो इसको आप जो है वो ये नहीं मान सकते कि ये बग़ैर किसी सपोर्ट के इस तरह कर सकते हैं। और हमने तो चूँकि उसको क्लोजली वॉच किया है, ऑन ग्राउंड वॉच किया है उस ज़माने में जब लेट 80s में और अर्ली 90s में ये अपनी पीक में थी। तो बुनियादी तौर पे उस वक्त तो ये था कि कोई अफ़गानिस्तान से चल रहा है असला और कलाशनिकोव लेके, तो उसको पाकिस्तान मिलिटरी के जो सिपाही तैनात हैं मुख्तलिफ चेक पोस्टों पे वो उसको फैसिलिटेट करते हैं। उसके हाथ में अगर किसी जहादी या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का कार्ड है और वो कार्ड जो है 5 रुपया दे के तो राजा बाज़ार की किसी प्रेस से आप छपवा लें, तो वो जो है आप छपवा के उस पर लिख रहे हैं हिज़्बुल मुजाहिदीन फलां फलां
कमांडर, एरिया कमांडर, वो कोई पूछना नहीं, बस एक चीज़ कार्ड आपने दिखा देना है। तो इस तरीके से एक मैसिव किस्म की मुहिम जो है वो भारत के ख़िलाफ़ वो शुरू हुई, जो रीडायरेक्ट हुई दूसरे अल्फाज में अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन से मामलात ख़त्म करने के बाद रीडायरेक्ट हुई भारत के ख़िलाफ़। तो वो एक हाईली ऑर्गेनाइज किस्म की जो है एक मिलिटरी एडवेंचर में उसको कहूँगा, जिसमें के सब किस्म के लोगों ने हिस्सा लिया, प्रॉक्सीज भी थी और उसमें रेगुलर मिलिटरी पर्सनल्स भी जो है वो अपने तौर पे स्ट्रेटजिकली इन्वॉल्व थे। उन्होंने जो वहाँ की मिलिटेंट फोर्सेस को स्पॉन्सर किया, उनको असला दिया, उनके साथ जाके उनकी ऑफिसेज में, उनके हाईडोट्स में, उनके ट्रेंचेस में उनके साथ मीटिंग्स की, उनको पैसे दिए, उनको असला दिया। तो वो काम कुछ अरसे के लिए चला। अब वो ख़त्म क्यों हो गया आप कहते हैं? तो उसकी एक वजह पॉलिसी चेंज है कि आपने अचानक जो है वो 30-40 हज़ार आदमी को जो है वो पे रोल पे रखा हुआ है। आप उनकी जेबें भी भर रहे हैं डॉलरों से, और आप उनके जो है वो बैग पैक भी भर रहे हैं क्लाशनिकोव से लेके तो दुनिया के जदीद तरीन हथियारों से। आप उनको वीआईपी प्रोटोकॉल भी दे रहे हैं, आप उनको प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, आप उनको मराहत भी दे रहे हैं और उनको ट्रीट कर रहे हैं एज ए कोई बहुत ही महान और बरगजीदा किस्म की हस्तियों के तौर पे। तो अचानक ये सारा लाइफ लाइन आप काट देते हैं, तो ऑब्वियसली इसका नतीजा वही निकलना है। चूँकि वो कोई जाहिर है कोई इंडिजनस किस्म के मज़ामत कार जिनको आप कहते हैं या फ्रीडम फाइटर तो नहीं है ना, वो तो वो लोग थे जो पैसे लेके, असला लेके या पाकिस्तान की जो मिलिटरी और एस्टेब्लिशमेंट की खुशनोदी के लिए जो है वो ये काम करते थे। तो जो ही उन्होंने वो लाइफ लाइन कट ऑफ की, वो एक फैक्टर ये उसका पड़ा। दूसरा फैक्टर इसका ये पड़ा कि जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें ख़ास किस्म की आप कह सकते हैं कि शऊर, अवेकनिंग जिसको आप कहते हैं, का अमल हुआ, जिसमें उन्होंने महसूस किया कि ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है और ये एक्चुअली हमें इस्तेमाल किया गया है। ये हमारा खून जो है उसको इस्तेमाल करके पैसे कमाए गए हैं। अब भारत के साथ अपनी दुश्मनी का बदला चुकाया गया है। तो बुनियादी तौर पे इसका ताल्लुक कतई तौर पे कश्मीर के उन स्लोगन्स के साथ या उन काजिज़ के साथ नहीं था जो उन लोगों के जहनों में थे। तो उन्होंने एकदम जो है वो पुल बैक किया। दूसरा फैक्टर ये था। तीसरा फैक्टर ये था कि ये जो मिलिटेंट इन्होंने क्रिएट किए थे, ये कोई 165 के लगभग ग्रुप थे जिनके बिल्कुल डिफरेंट किस्म के मजाज, डिफरेंट किस्म के स्कूल ऑफ थाट और रिलीजियसली मोटिवेटेड फ़िरका वाराना बुनियादों पे एंटाई हिंदुज़म और इस तरह की चीज़ों पे थे। तो वो आस्ता आस्ता जो है आर्टिफिशियल जो उनके अंदर उन्होंने वो इन्फ्लैट किए हुए थे जज्बात, वो ख़त्म हो गए। तो वो आपस में लड़ना शुरू हो गए। पहले उन्होंने एक दूसरे को मारा, उसके बाद कुछ बिक गए, कुछ जो है वो काउंटर इंटेलिजेंस का हिस्सा बन के तो मिलिटेंट्सों के हाथों मारे गए, कुछ जेलों में चले गए। तो वो तो एक पूरी स्टोरी है। उसकी वजह यह है कि दैट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसको एक बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो है भारतीय फौज, उससे लड़ाई थी। ये जो पाकिस्तान के अंदर हैं ये तो अपनी माँ की गोद में बैठ के अपने किचन में लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनको ये कहते हैं हाँ जी जाओ वहाँ बम फेंक के आ जाओ। तो वो उसी माहौल के अंदर, उसी शेल्टर के अंदर अफ़गानिस्तान भी उनके लिए वही चीज़ है। क्योंकि अफ़गानिस्तान तो उनकी एक तरीके से जन्मभूमि आप समझ लें, वहाँ भी उनके जो शेल्टर्स हैं, उनकी जो फैसिलिटेशन है वो उसी तरीके से है। तो यहाँ उनको माहौल बिल्कुल डिफरेंट मैसर है। यही वजह है कि ये मिलिटेंट ना तो उस सतह पे मारे गए, ना उनको उस तरीके से जो है डीएक्टिवेट किया गया, बल्कि उनको मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ किस्म के टास्क दे के तो जो है वो चलाने की कोशिश की गई। अब ये मामला ज़्यादातर ख़राब हो गया अफ़गानिस्तान के हवाले से। बुनियादी तौर पे ये जिस तरह समझते थे कि ये अफ़गानिस्तान या अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद प्रॉक्सी ग्रुप्स हमारे ही लोग हैं और हमारे ही एसेट हैं,
एंड दैट इंक्लूड्स अफगानिस्तान के तालिबान, जिनको आप इंतहाई ढिठाई और बेरहमी से हुक्मरान कहते हैं। मैं हैरान हूँ कि इन लोगों को कौन हुक्मरान कहता है, किस लैंग्वेज में, किस अखलाकियात में और किस लीगल पैरामीटर के तहत। बुनियादी तौर पे तो सबसे बड़ी प्रॉक्सी खुद तालिबान है, जो एक दहशतगर्द ग्रुप है और जिसने ज़बरदस्ती अफगान पॉपुलेशन को स्टेज बना के तो अपने आप को वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे पेश करते हैं। तो दुनिया की कोई मुल्क उनको किस तरीके से मान सकता है कि वो कोई लेजिटिमेटली ये काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये किया, महज इसलिए किया कि पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि ये हमारी ही प्रॉक्सी है, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई अपने आप को अफगानिस्तान का सदर कहना शुरू हो जाए या तालिबान कहना शुरू हो जाए, है तो बंदा हमारा। तो उन्हीं के शेल्टर में जो है ये थे लोग जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले। लेकिन जब अफगानिस्तान की ये तालिबान की ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बरसरे इक़्तिदार है, उसने पाकिस्तान को आंखें दिखानी शुरू कर दी। और आंखें दिखाने की वजह ज़ाहिर है, उसमें हम चले जाएं तो एक पूरा प्रोग्राम चाहिए, हम वक्तन फ़क्तन उस पर बात कर भी चुके हैं। उसमें पाकिस्तान के साथ बिजनेस, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग, क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के साथ जुड़े हुए जो मंसूबे हैं, उसके यानी बेशुमार वजूहात थी जिनके ये आपस में कंप्रोमाइज़ नहीं कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद जो डिफरेंट ग्रुप हैं, उन्होंने अपने अपने तरीके से अपने अपने तौर पे उनको प्रोटेक्ट करना शुरू किया, किसी ने उनके ख़िलाफ़ काम करना शुरू किया। तो नतीजे के तौर पे उनको एक स्पेस मिल गई अपने आप को वो करने की। तो मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो सर्वाइवल है उसकी वजह एस्टेब्लिशमेंट है। इसीलिए मैंने कहा कि अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके अंदर इस मामले में जो है वो यूनिटी हो। आप देख लें कि जब कभी कोई ऐलान होता है कि जी हम मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की जंग करने वाले हैं, तो उसका फिलफोर जो रद्द अमल होता है वो भी सरकारी होता है, उसमें भी एस्टेब्लिशमेंट का परतों और रंग आपको सामने नज़र आता है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही आर्टिफिशियल किस्म की गेम है। पाकिस्तान के अपने सेल्फ क्रिएटेड किस्म के जो मॉन्स्टर्स हैं वो उसके गले में पड़ गए हैं। तो अब उनको वो भारत के माथे लगाने की कोशिश करे या अफगानिस्तान के ज़िम्मे लगाए या किसी और मुल्क के, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जी बशाई साहब, एक हम और पहलू देखेंगे। चाइनीज़ पे जो हमले हो रहे हैं उसमें कुछ हमले हत्ता कि टीटीपी ने क्लेम किए कि हमने किए हैं, और जबकि चाइनीज़ सरकार अफ़गानिस्तान की ये जो कठपुतली कब्ज़े वाली सो कॉल्ड सरकार है उसके साथ खुद ही मिल रही है। एक तरह से उन्होंने अपना डिप्लोमेटिक अनऑफिशियल ऑफिस भी वहाँ पे बना लिया चाइनीज़ ने। और पाकिस्तान में टीटीपी चाइनीज़ पे हमले के क्लेम भी लेती है, क्योंकि अगर चाइनीज़ पे बीएलए का हमला होता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या किसी भी बलोच रेबल ग्रुप का, तो वो बात समझ आती है, क्योंकि उनका कहना है रेबल ग्रुप्स का कि हम बलूचिस्तान में चाइनीज़ को अपनी जगह नहीं बनाने देंगे। तो लेकिन टीटीपी के भी हमले हो रहे हैं। फिर सरकार पाकिस्तान की कहती है, अभी आपने रीसेंट हमले के बाद देखा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ खुद गए हैं चाइनीज़ एम्बेसी, कल मरीम नवाज़ गई थी चाइनीज़ कॉन्सुलेट में लाहौर में, और फिर उन्होंने यकीन दहानी कराई कि आइंदा कोई हमला नहीं होने देंगे। हालांकि चाइनीज़ पे ना ये कोई पहला हमला था, और जो हालात है मुझे नहीं लगता कि कोई आखिरी हमला भी है। तो इस एंगल को सर आप कैसे देखेंगे कि चाइनीज़ पे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पाकिस्तान में ये भी बन रही है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट चाइनीज़ के पैसे नहीं दे सकती, लोन नहीं उतार सकती, तो वो ये भी हरबा अपना रही है कि चलें इनको भी टफ़ टाइम दें, ये भी अल्टीमेटली यहाँ से भागें। इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को भी देखें, और जो ओवरऑल सिचुएशन है इसको भी आप कैसे देखते हैं? देखें जी, दोनों थ्योरियाँ हैं। ये थ्योरी भी बहुत हद तक सही है कि वो पैसे नहीं दे सकते, और वो इस तरीके से वो करके तो वो कहते हैं कि चाइनीज़ छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। तो ये जो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कुछ भी हुआ, बहरहाल चूँकि ये ना सस्टेनेबल है, ना इसको कोई अगला मोड़ दिया जा सकता है, तो इसलिए इसको जान छुड़ाने का तरीका यही है। और इस तरीके से ये अपने आप को
जो अमेरिकन गुड बुक्स हैं इंटरनेशनली, जो गाइडलाइन है अमेरिका की, और बड़ी स्ट्रिक्टली और क्लियरली है कि इन मुल्कों को हिदायत की जाती है, आर डायरेक्टेड टू मेक ए डिस्टेंस चाइना से। ये कोई ढाकी छुपी बात है नहीं कि मैं कह रहा हूँ, या कंस्पिरेसी थ्योरी है। एक ये है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर वाकई एक हिस्सा जो है वो एंटी चाइना है, और वो इनफैक्ट फील करते हैं कि चाइना के साथ ये जो हमारी डील हुई है इससे एक ख़ास सेगमेंट ने फ़ायदा उठाया, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं और मिलिट्री माइंड भी हैं और सिविल सर्वेंट्स भी हैं, और ये इसका आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, और ये हम एक और ऐसे कर्जे में डूब गए हैं जिससे हम कभी ज़िंदगी में जान छुड़ा ही नहीं सकते। वो कर्जा तो जो है उसको इंटरनेशनल इकोनॉमिस्ट बाकायदा दावे से जो है वो बैकअप करते हैं कि ये जो है अनसस्टेनेबल है और अनपेएबल है। देयर इज़ नो वे यू कैन पे दैट काइंड ऑफ लोन विद दैट काइंड ऑफ इंटरेस्ट। तो इसलिए इस तरह का बहाना करके चाइना से जान छुड़ाओ, क्योंकि दूसरे तरीके से चाइना को वो आंखें तो दिखा नहीं सकते ना कि आप निकल जाएं, या हम जो है ऑन पेपर कोई ऐसे मायदे कर रहे हैं कि आप चले जाएं। ये तो इतनी ना उनमें जुर्रत है और ना उनमें हिम्मत है। इस वक्त जो है शी जिनपिंग को इंटरनेशनली एक दूसरा चेयरमैन माओ समझा जा रहा है, और ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बात वेस्ट के कई दानश्वर कर रहे हैं कि ये आदमी जो है माओ से ज़्यादा स्ट्रांग आदमी है, और ये इतनी आसानी से जो है वो कहीं भी अपने मफादात पे कंप्रोमाइज़ या पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होगा। यानी ये एक मुश्किल आदमी है टू डील विद। तो पाकिस्तान की तो हैसियत ही क्या है उसके सामने। जो भी उन्होंने किया, दो इलाके जो कि ऑलरेडी डिस्प्यूटेड हैं, बलूचिस्तान और गलगित बल्तिस्तान, उनकी ज़मीनें उन्होंने दे के तो एक मामला ओपन किया जिसको वो आगे चला नहीं सके। तो एक दूसरा जो है फैक्टर ये है। तो इस हिसाब से तीसरा जो है एस्टेब्लिशमेंट का जो एक सेगमेंट जो अपनी प्रॉक्सीज को ये इशारे देता है कि आप चीन के ख़िलाफ़ किस तरह की कार्रवाइयाँ करें, और चीन एट द सेम टाइम जो है अफ़गानिस्तान के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, और ये जो रोड और बेल्ट का टाइप के मंसूबे हैं वो भी उस पर भी काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वो जो कहते हैं ना कि एक डीप क्राइसिस में फंस गया है, और उसकी वजह उसके पीछे डीप स्टेट की पॉलिसीज़ हैं, जिसने पाकिस्तान की इकानमी को भी हैंडल करने की कोशिश की है, जिसके नतीजे में सब कुछ जो है उनके हाथ से निकल गया। तो अब ये बहानेबाजियाँ जी फलां का हाथ है और फलां की इंटरफेरेंस है, ये होती रहेंगी। ये बताइए कि ये जो सिनेरियो है पाकिस्तान का, जिसके बारे अभी आपने इशारा दिया कि डीप जो क्रंच है हर एतबार से, उसमें पाकिस्तान फंसता जा रहा है, तो कैसे आप देखते हैं आने वाले सालों में पाकिस्तान की सूरत हाल चाइना के साथ, और जो ये जो रेबल ग्रुप हैं जिनको ये कभी ख़रीदते हैं, चाहे वो इस्लामिक रेबल ग्रुप हों या दूसरे हों, और कभी इनसे भागते हैं? देखें जी, ये तो आप सीरियस सवाल कर रहे हैं एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें कोई सीरियस चीज़ ऑन ग्राउंड हो। पाकिस्तान में ये जो हाज पाच उन्होंने इंस्टॉल किया है गवर्नमेंट के नाम पे कि जी मेरा भाई वज़ीर आज़म है और मेरी बेटी वज़ीर आला है और मेरा बहनोई वज़ीर ख़ारजा है, दूसरी तरफ जो सिंध में और बलूचिस्तान में हुआ है कि बग़ैर इलेक्शन के जो है आपने अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपने को दे। ये दो चार लोगों का जो है वो इक़्तिदार उनको तोहफ़तन दे दिया गया, जिसमें ना अवाम को कोई चीज़ उनके मफाद के लिए है, ना कोई इनसे इस तरह की कोई चीज़ निकल सकती है। दूसरी तरफ जो उसकी अपोजिशन है वो अगरचे एक मतलब डिसएडवांटेज सिचुएशन में है, जेल में है, उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन उसके पास भी जो है ऑफ़र करने के लिए कुछ है नहीं कि चलें अगर ये सारी सिचुएशन रिवर्स हो जाती है, इक़्तिदार उनको मिल जाता है, तो 2 साल बाद पाकिस्तान में क्या होगा। सो देयर इज़ नथिंग दे कैन टॉक अबाउट। आप मुझे एक मनसूबा बता दें, पहले आप मुझे दुनिया का कोई एक मुल्क बता दें जिसके पास कोई एक बड़ा मनसूबा पाइपलाइन में ना हो कि हम ये सड़क बना रहे हैं, हम ये पुल बना रहे हैं,
हम ये एक 5 साला मंसूबा कोई इकनॉमिक कॉरिडोर का, कोई किसी आईटी जो वो होते हैं जोन्स, कोई ऐसी चीज़ जिससे कोई रोज़गार डेवलप होगा, जिससे कोई सेहत, कोई तालीम, कोई गुर्बत, कोई इन चीज़ों पे वो होगा, कोई दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है। इवन जो खाना जंगी का शिकार है, उसमें भी जो लोग खाना जंगी में शामिल हैं वो दिन रात इन चीज़ों पे घंटों बोलते हैं और इस पे लेक्चर देते हैं कि हम खाना जंगी में इसलिए हैं कि हम इस तरह का निज़ाम चाहते हैं, हम ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और हमने जब ये जंग जीती तो हम ये करेंगे। पाकिस्तान इज़ दी ओनली एक्सेप्शन जिसमें हिज़्ब इख्तलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के पास कहने के लिए कुछ नहीं सिवाय एक लफ्ज़ के कि इक़्तिदार हमें दे दें। भाई उसके बाद आप क्या करेंगे? तो इसका जवाब उनके पास ये है कि हम बहुत ही नेकोकार किस्म के लोग हैं, हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारी एक खलूस है। तो इसकी मौजूदगी में आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि हम क्या करेंगे? हम जो करेंगे बेहतर करेंगे और अल्लाह बेहतर करेगा। तो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे जो है, जो कुछ होना था वो हो चुका। ये जो है ना, ये दिस इज़ द हाइट ऑफ द जोक कि जहाँ पे आप इस तरह के लोगों को इक़्तिदार पे मसलत करके और इस तरह अनलॉफुली, इलीगली, अनएथिकली कुछ लोगों को उठा के बिहाइंड द बार फेंकते हैं। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। किसी भी मुल्क को जिसने रन होना है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई जगह बनानी है, इस तरह का कोई काम नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने तय कर लिया है कि अब ये भागते चोर की लंगोटी है और इसमें हमने ये आखिरी लड़ाई लड़नी है और इसी बदतमीजी से लड़नी है, बगैर किसी उसूल के, बगैर किसी प्रिंसिपल के, वरना हम गए। ये डूबते जहाज वाला मंजर है। बहुत शुक्रिया बशानी साहब, आपने बड़ी दुरुस्त पंच लाइंस दी कि ये भागते चोर की लंगोटी है, ये डूबते जहाज़ वाला मंजर है। व्यूज़ बातचीत सुनी थर्ड ओपिनियन में, थर्ड ओपिनियन के रूह रवां बैरिस्टर हामिद बशानी साहब की। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी चैनल पर डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.